दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आती है आप जैसे दोस्तों के आ जाने से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का दिन और आज की तिथि। आज दिन मंगलवार है और तिथि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। और इसी के साथ जान लेते हैं आज का सुविचार। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं आज का इतिहास। आज 18 अप्रैल को कई सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें सबसे खास दिन आज है विश्व धरोहर दिवस, यानी कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ये जो दिन है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, धरोहरें हैं, जो अपने अंदर कई किस्से, कई कहानियों को संजोए रखे हुए हैं और इन स्थलों को, इन जगहों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ऐसी ही विरासतों को संभालने के लिए विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था और दुनिया भर में अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है। इसी के अलावा आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ था और देश में आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले तात्या तोपे की भी आज पुण्यतिथि है। तात्या तोपे का असली नाम रामचंद्र रघुनाथ तोपे है, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्रामियों के तौर पर काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा किया था। तो चलिए, चूँकि हर बार हम आपके लिए हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान लेकर आते हैं, जिनसे हमें कई सारी अच्छी जानकारी हासिल होती है, जिनसे हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसी एक खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बिना देर किए आपका तारुफ कराती हूँ उनसे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हेमंत परिहार जी, जो प्रशासनिक और लोक सूचना अधिकारी है एवं प्रभारी अधिकारी प्रदर्शनी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। सर, जैसे कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पदस्थ हैं, वहाँ काम करते हैं, हेरिटेज को संभालने के लिए काम करते हैं, कल्चर को संजो के रखने का आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। हमारी परंपराएं बहुत प्राचीन हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे किले, प्राचीन धरोहर पूरे देश में बिखरी पड़ी हैं जगह जगह। ये जो विरासत हमारी जगह जगह है, उसको अगली पीढ़ी को सौंपना, उसको सहेज कर रखना, उसका संरक्षण करना, ये सब हमारा सबका दायित्व है। ये विश्व धरोहर दिवस का मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी धरोहर को सहेज कर रखें, उसका कंजर्वेशन करें, उसका प्रलेखन करें और हमारी आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाएं, जिससे कि उनको इसके महत्व के बारे में मालूम पड़े और वो भी इसको आगे सहेज कर रख पाएँ। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, उन्हें हम सजो कर रखें और हमारे जो फ्यूचर है आने वाला, उन्हें हम दिखा सके कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर बात की जाए विश्व धरोहर दिवस की, और हमारा मध्य प्रदेश जो है उसके अंदर भी कई सारी ऐसी विरासतें हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई सारी किस्से कहानियाँ अपने आप को संजो के रखते हैं। चाहे बात हम खजुराहो की करें, पचमढ़ी की करें, भीमबेटका करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन्हें संजो के रखने के लिए आप किस तरह से काम करते हैं? यूनेस्को ने पूरे भारतवर्ष में कई सारे स्थानों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है और मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग 3 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नज़दीक सांची जो बौद्ध स्तूप हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं, साथ ही भीमबेटका जो हमारे भोपाल के बिल्कुल नज़दीक है, पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं, इनको शैल चित्रकला बोलते हैं, वो भी विश्व धरोहर में शामिल है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 3 प्रमुख स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इसके अतिरिक्त भोपाल में
हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहां मैं पदस्थ हूं, वो भी एक धरोहर के रूप में है कि हमारे देश के राजधानी भोपाल के अंदर एक राष्ट्रीय संग्रहालय है और जो कि देश की संस्कृति को सहेजने के लिए, उसके प्रलेखन के लिए काम कर रहा है। तो मैं मानव संग्रहालय को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि मानव संग्रहालय देश की जनजातीय संस्कृति को सहेज कर रख रहा है और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, ताल तलैया और शिखरों की नगरी भोपाल की पहाड़ी श्यामला हिल्स पर जो मानव संग्रहालय है 200 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और ये अपने आप में शायद इंडिया में सबसे बड़ा संग्रहालय है जो चीज़ों को इतने अच्छे से संजो के अपने साथ रख रहा है। तो एक सबसे बड़ा टास्क सर होता होगा कि इतनी सारी संस्कृति, इतना बड़ा संग्रहालय, इतनी सारी चीज़ें, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे इसको संजो के आप रख पा रहे हैं अब तक? बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपने किया है। ये सही है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 200 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। इस मानव संग्रहालय की परिकल्पना तो 1970 में ही आरंभ हो गई थी और 1977 में पहली बार दिल्ली के बहावलपुर हाउस में इस म्यूजियम की स्थापना हुई थी। जब मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 200 एकड़ का क्षेत्र इस संग्रहालय को विकसित करने के लिए आवंटित किया, तब 1979 में हम भोपाल में स्थानांतरित हुए थे और आज मानव संग्रहालय भोपाल के हृदय स्थल में करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। और 200 एकड़ की जो ज़मीन जो है झील के किनारे, वो पहाड़ों और वनों के बीच में घिरी हुई है। एक तरफ वन विहार है, एक तरफ तालाब है, उसके बीच में ये ज़मीन है। तो इस संग्रहालय को डेवलप करने में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई कि इस अनड्यूलेटेड जो ज़मीन थी, वो ऊंची नीची ज़मीन थी, उसको कैसे संग्रहालय के रूप में विकसित करें। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य कई देश के बड़े संस्थानों के साथ मिलके हमने उसको एक संग्रहालय के रूप में डेवलप किया। आज आप सबके सामने संग्रहालय है। देश के प्रमुख, भोपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में है। जो भी लोग भोपाल में आते हैं वो मानव संग्रहालय को तो देखना ही चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब मानव संग्रहालय को देखा जाए तो वो अपने आप में एक छोटा सा गाँव, एक छोटा सा कस्बा है जो काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। सर, कहा जाता है कि एक संग्रहालय जो होता है वो किसी भी संस्कृति का दर्पण होता है, तो इसे आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जो भी हमारी संस्कृतियां हैं, जो भी हमारा अतीत है, ऐसा माना जाता है संग्रहालय को एक दूसरा नाम है अजायब घर। लोग संग्रहालय को पहले अजायब घर के रूप में जानते थे। अजायब घर में जो मृतप्राय चीज़ें हैं, जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनको ही रखा जाया करता था। लेकिन मानव संग्रहालय उससे थोड़ा डिफरेंट है। मानव संग्रहालय जो देश की संस्कृतियां हैं, जनजातीय संस्कृतियां हैं, लोक संस्कृतियां हैं, उनको प्रस्तुत करता है। और जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को जब हम डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उनको देख के हमको हमारे अतीत के बारे में और हमारे समकालीन कल्चर के बारे में, संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसी भी जनजाति को, किसी भी जाति को, किसी को भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनकी रीति रिवाज हैं, उनके रहन सहन हैं, उनके खान पान हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको जब आप देखेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो मानव संग्रहालय में हमने देश के विभिन्न भागों में जो जनजातियां विराजमान हैं, रहती हैं, उनकी संस्कृतियों को प्रस्तुत किया गया है। और आप जब संग्रहालय आएंगे, उन संस्कृतियों को देखेंगे तो आपको उनके बारे में सभी कुछ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संग्रहालयों को जनजातियों का या जातियों का दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल, देखा जाए तो संग्रहालय जो होते हैं उसमें एंटीक और यूनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जो है आपको, जैसे आपने बताया, जनजातियों का पूरा कल्चर देखने को मिलता है। वहाँ पे उनकी तरह के घर बने होते हैं, उनका जैसा लाइफस्टाइल होता है वो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो सर, चैलेंज कितना बड़ा आता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट को आप रिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जनजातियों को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन बिठाना कितना मुश्किल काम होता है? जैसा कि आपने शुरू में बताया कि 200 एकड़ का भूभाग है और ओपन लैंड है। मानव संग्रहालय न केवल देश का अपितु विश्व के सबसे बड़े मुक्ताकाश संग्रहालयों में से एक है। संग्रहालय के अंदर जितनी भी जनजातीय संस्कृतियां पूरे भारत में हैं, उनके ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस, जनजातीय आवासों को बनाया गया है। और जनजातीय आवास जो हैं वो उनके लोकल बिल्डिंग मटेरियल जैसे घास, मिट्टी, लकड़ी, इनसे बनाए गए हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से भोपाल की जो मौसम है वो जिस जनजाति का मकान हमने यहाँ बनाया उसके क्षेत्र से अलग है। जैसे उत्तराखंड में कोई जनजाति निवास करती है, कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई जनजाति निवास करती है, तो वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। और भोपाल का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा गर्म है।
तो इन परिस्थितियों में उन घरों को जो कि संग्रहालय में हमने बनाए हैं, जनजातीय आवास बनाए हैं, उनको बचाए रखना बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लगातार उनके रखरखाव के ऊपर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ कंजर्वेशन यूनिट है, संरक्षण अनुभाग उसको बोलते हैं। तो उन मकानों में, उन आवासों में जो ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं, जो प्रादर्श रखे गए हैं, जो उनके सामान रखे गए हैं, उनका रेगुलर बेसिस पे संरक्षण किया जाता है, उनके केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उनका साफ सफाई की जाती है और उनको समय समय पर उनके स्थान पर चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। नंदस्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ मिल रही है आपको? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो गाँव में या जंगलों में कुछ पुरानी चीजें छिपी, इतिहास की चीजें छिपी, जिसमें जो विभाग की या सरकार की नजरें नहीं जाती हैं, तो ऐसी दशा में जो पुरातत्व विभाग इसके ऊपर काम करता है, तो इसको शामिल करने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए और ये ऐतिहासिक चीजें इसमें शामिल होना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है किशोर जी, आपको नमस्कार करता हूँ और आपको भी विश्व धरोहर दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि गाँव में लोगों के पास में कुछ यदि पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास पुरातत्व महत्व की कोई चीज़ है, कोई मूर्ति है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको लगता है पुरातत्व महत्व का है, तो आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल स्थित कार्यालय जो कि GTV कॉम्प्लेक्स में, उसमें संपर्क कर सकते हैं। उनके वहाँ के निर्देशक डॉक्टर भुवन विक्रम हैं, उनकी जानकारी में ये सामग्री को लेके आ सकते हैं। अगर उसका पुरातात्विक महत्व है और वो एक संरक्षण की उसको आवश्यकता है, तो ज़रूर उसके लिए पुरातत्व डिपार्टमेंट कुछ काम करेगा। रही बात जनजातीय संस्कृतियों की है, तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि अब दुर्लभ हो गई हैं और धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और अब आपके पास वो कुछ ही बची हैं, आपको लगता है कि उसको मानव संग्रहालय में डिस्प्ले करना चाहिए, तो आप मानव संग्रहालय के क्यूरेटर्स से भी, मानव संग्रहालय के निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि श्यामला हिल्स पर स्थित है। आप उन ऑब्जेक्ट्स को लेके आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ें वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, जो चीज़ें हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वो भी हमने किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी न किसी जनजाति के गाँव में जाके उनसे उनकी दुर्लभ बस्तियों को उनकी स्वीकृति के पश्चात क्रय किया है और क्रय करके हमने मानव संग्रहालय में डिस्प्ले किया है, जिससे उनको भी एक सहभागिता का भाव होता है कि हमारी चीज़ भोपाल में डिस्प्ले हो, हमारी संस्कृति जो दुर्लभ थी, जो खत्म हो रही थी, अब भोपाल में डिस्प्ले है और सुरक्षित रखी हुई है। तो आप संपर्क कर सकते हैं और आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छे से आपने सर इस बात का जवाब दिया। चूँकि चर्चा हमारी आगे चलती रहेगी, कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी ऐसी जानकारी जानते रहेंगे। चूँकि आज वर्ल्ड धरोहर दिवस है और जैसे कि आपने सर बताया था कि भीमबेटका जो है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज डे में शामिल है, तो चलिए उसकी सैर करते हैं। भैया कितनी देर है अभी? इस समय हम भोपाल होशंगाबाद रोड पर भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है और ये जगह जहां हम खड़े हैं ये मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है और आज हमारा डेस्टिनेशन है इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भीमबेटका। भीमबेटका न सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है बल्कि ऐतिहासिक स्थल भी है और ये कहते हैं कि ये विश्व विख्यात प्राचीन शैलाश्रय भी है।
भीमबेटका का ये क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से चारों ओर घिरा हुआ है और जंगल होने के कारण यहाँ जंगली जानवर काफी तादाद में मिलते हैं, जैसे तेंदुआ, रीछ, लकड़बग्घा, जंगली सूअर वगैरह। और सच मानिए कि इस पेड़ पर बैठने के लिए मैंने इसीलिए तय किया है कि कहीं ऐसा ना हो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और हमारे पीछे तेंदुआ या रीछ कहीं खड़ा हो। भीमबेटका को दूर से देखने पर लगता है मानो यहाँ की पहाड़ियां किसी किले की दीवारों से घिरी हों, लेकिन वास्तव में ये हैं विशाल चट्टानें। भीमबेटका के बारे में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी रहे थे और महाबली भीम यहाँ की विशाल चट्टानों पर बैठकर अपने भाइयों की रखवाली किया करते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका हो गया। पांडवों के प्रवास के यहाँ कई सबूत मिलते हैं। पास के लाखा जोहार के जंगल के बारे में कहा जाता है कि कौरवों ने लाख के महल को पांडवों के उसमें रहते हुए जलाया था, क्योंकि वहां पर शैलाश्रयों में विशाल पाषाणों के मकान अब भी मिलते हैं। भीमबेटका की सबसे पहले खोज का श्रेय सन 1957-58 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के आर्कियोलॉजिस्ट स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। इन पुरावशेषों, शैलाश्रयों और शैलचित्रों को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर वाकणकर और उनके सहयोगियों ने विशेष अनुसंधान, खोज और अध्ययन का कार्य किया। इन शैलचित्रों के माध्यम से हमें उस समय के सामाजिक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इतिहास पर यकीन किया जाए तो यहाँ सबसे प्राचीन शैलचित्र मध्याश्म युग के हैं। चित्रकला से संबंधित गुफा मानव की गतिविधियां मध्यकाल तक चलती रहीं। शैलचित्रों व पुरावशेषों के अतिरिक्त किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाणों के मकान, शुंग तथा गुप्तकालीन अभिलेख, शंख लिपि के चित्रित अभिलेख, परमारकालीन मंदिर व प्रतिमाएं आदि प्रकाश में आए। जो बैठने की जगह जो पत्थर बना था ना, शैल चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र माने गए हैं। डॉक्टर वाकणकर ने इन शैल चित्रों के 7 समूह बताए। उनमें से 5 समूह भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो ये था प्रसिद्ध धरोहर स्थल भीमबेटका। और जब यहाँ पर जाते हैं, शैल चित्रों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है। सर, चूँकि हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर और आप राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में काम करते हैं, धरोहर को संजो के रखने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दूसरे संग्रहालयों से डिफरेंट कैसे है? अब बहुत ही सामयिक प्रश्न है मैडम। मानव संग्रहालय पूरे विश्व के अन्य संग्रहालयों से इस प्रकार भिन्न है कि सभी संग्रहालय लगभग वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मानव संग्रहालय कैंपस के अंदर भीमबेटका के समकक्ष और समकालीन प्रागैतिहासिक पेंटिंग बनी हुई है। लगभग 32 पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, जिनको शैलाश्रय हम बोलते हैं, जो संग्रहालय कैंपस में है। संग्रहालय कैंपस में परमपुरा पहाड़ी पर, गेस्ट हाउस परिसर में और पीछे पुलिस लाइन की तरफ कई सारे गुफाएं बनी हुई हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं। वो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं भीमबेटका के समकालीन है और ये चित्र कई हजार वर्ष पुराने हैं। तो मानव संग्रहालय अन्य संग्रहालय से इस प्रकार भिन्न है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है जहाँ पर इस तरीके के रॉक पेंटिंग्स या रॉक शेल्टर्स बने हों। क्या बात है। तो जो भी लोग संग्रहालय आते हैं वो संग्रहालय को घूमने के साथ साथ संग्रहालय में इन रॉक शेल्टर्स को भी देख सकते हैं और इनमें जो
पेंटेड चित्र हैं, वो करीब लगभग 175 के लगभग चित्र आकृतियां बनी हुई हैं उसके अंदर। उसमें शिकार करते हुए लोग हैं और कुछ ऐतिहासिक पीरियड की भी पेंटिंग्स हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको अपनी पूरा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मानव संग्रहालय में भीमबेटका जैसी पेंटिंग बनी हुई है। बिल्कुल। हमारे साथ फोन लाइन पर अतुल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि भारत भवन में आज से 2 दिवसीय स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा संगीत समारोह शुरू होने जा रहा है। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अतुल जी, आज से जो है स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा संगीत समारोह की शुरुआत होने जा रही है। क्या इसका उद्देश्य है? आवाज मिल रही है सर? आवाज थोड़ी कट कर आ रही है आपकी। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज से जो भारत भवन में स्वर्गीय नंदकिशोर शर्मा संगीत समारोह की शुरुआत होने जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, चूंकि पंडित जी मेरे दादा गुरु रहे हैं और मध्य प्रदेश में संगीत की स्थापना करने में के अग्रणीय लोगों में वो शामिल रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि भोपाल के कला रसिकों को, जो कि शास्त्रीय संगीत में, लाइट म्यूजिक में जो लोग अपने आप को देखते पाते सुनना चाहते हैं, तो देश विदेश के इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों का यहाँ पर समागम होता है, जिनके माध्यम से उनकी संगीत की रुचि और संगीत का ज्ञानावर्धन के लिए हम लोग ये मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिन का ये कार्यक्रम होता है। तो सर, ये 2 दिन के कार्य में किस तरह से प्रोग्राम जो है शेड्यूल रहेंगे? कब से इसकी शुरुआत होगी? कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? शाम को 18 और 19 अप्रैल, आज और कल, प्रतिदिन शाम 7 बजे ये अंतरंग भारत भवन के अंतरंग कक्ष में होगा। और 18 अप्रैल जो आज का दिन है, उसमें अनुसूची वृंद भोपाल की सरस्वती वंदना पंडित अनूप शर्मा संगीत रचना निर्देशक के मार्गदर्शन में होगी। और इसमें जो क्रमानुसार जो कार्यक्रम है, दूसरा जो कार्यक्रम है अपना पंडित राजन शाजन मिश्र, जो महान संगीतज्ञ हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके पुत्र रितेश और रजनीश मिश्रा नई दिल्ली से पधार रहे हैं, जिनका की युगल गायन है। बिल्कुल। चलिए, तीसरे कार्यक्रम में संदीप चटर्जी, जो कोलकाता से आ रहे हैं, मशहूर संतूर वादक है, उनका संतूर वादन होगा। और जो चौथा कार्यक्रम है वो पंडित उदय कुमार मालिक दिल्ली से आ रहे हैं, उनका गायन होगा। बिल्कुल। चलिए, ये 18 तारीख के, कल जो 19 अप्रैल है, उसके अंदर शाम को 7 बजे शार्प ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो 19 अप्रैल का पहला कार्यक्रम है, जयतीर्थ मयूंदी जी आ रही है हुगली से, उनका गायन है। और अनुप्रिया देवताले इंदौर से आ रहे हैं, उनका वायोलिन है। और मशहूर नृत्यांगना टीना तांबे जी एवं उनके साथी मुंबई से पधार रहे हैं, जिनका समूह है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में माननीय उषा ठाकुर, मंत्री मध्य प्रदेश शासन संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्याय धर्म विभाग उपस्थित रहेंगी। तो भोपाल के सुधी श्रोता वर्ग संगीत को जानने, मानने, पहचानने, सुनने के जो रसिक हैं, उनसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आकर पधार कर बिल्कुल और कार्यक्रम को सुने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी लोग संगीत प्रेमी हैं और जो जाना चाहते हैं, वो 2 दिवसीय इस संगीत समारोह में जाके बिल्कुल अच्छे संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं। वापस से बढ़ेंगे हेमंत जी के पास। हेमंत जी, चूँकि हम बात कर रहे हैं धरोहर की और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, चूँकि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंडिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, म्यूजियम है, मैं जानना चाहूँगी कि इसमें कितनी सारी प्रदर्शनियाँ हैं, किस तरह से एग्जीबिशंस यहाँ पे लगाई जाती हैं? मानव संग्रहालय में लगभग 10 प्रदर्शनियां हैं जी। और उन प्रदर्शनियों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं अपन। क्लासिफिकेशन उनका ऐसा है कि एक तो मुक्ताकाश प्रदर्शनियां हैं, एक अंतरंग प्रदर्शनियां हैं। जी। तो अंतरंग प्रदर्शनी जो है उसका नाम बीती संकुल है। उसके अंदर लगभग 12 गैलरीज हैं। तो जो 12 गैलरीज हैं उनमें से कुछ गैलरीज में तो परमानेंट एग्जीबिशंस हैं और कुछ एग्जीबिशंस जो है कि समय के साथ बदलती रहती हैं। संग्रहालय का जो लेकवी साइड वाला परिसर है, आवृत्ति, उस परिसर के अंदर भी हम प्रति 3 माह के अंदर एग्जीबिशन को बदलते हैं। उसमें एक दीर्घा जो काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है, वो आज विश्व धरोहर सप्ताह को चरितार्थ कर रही है, वो है भोपाल दीर्घा। उसमें भोपाल के जो धरोहर हैं, भोपाल के जो देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं और भोपाल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के फोटोग्राफ्स को डिस्प्ले किया गया है। भोपाल के नवाब के दौर की जो बावड़ियाँ हैं, किले हैं और बाकी और जो हेरिटेज है, उसको भोपाल दीर्घा में डिस्प्ले किया गया है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा जो भोपाल के दर्शक हैं, वो भोपाल दीर्घा को देखें और भोपाल को पहचानें। बिल्कुल। इसके अलावा जो अन्य प्रदर्शनियाँ जिनकी मैंने आप जिक्र की थी, उसमें प्रमुख है मुक्ताकाश प्रदर्शनी जनजातीय आवास। वो लगभग 80 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है
उसमें पूरे भारत में विभिन्न जनजातियों के ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्सेस, जनजातीय आवास बनाए गए हैं जी। जिसमें नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं, उत्तरांचल की जनजातियां हैं, साउथ की जनजातियां हैं, पूरे राजस्थान की जनजातियां हैं। उन सब जनजातियों के घर वहाँ बने हुए हैं और उन घरों में उनकी संस्कृति को डिस्प्ले किया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा एक है कुम्हारपारा। कुम्हारपारा में जो पॉटर्स विलेज के नाम से उसको जानते हैं, उसमें कुम्हारों के जो मटके, उनके पॉट होते हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है। उसमें मणिपुर के पॉट्स को भी डिस्प्ले किया गया है। एक एग्जीबिशन का नाम है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क में जो हमारी जो पुरानी रीति रिवाजों में जो तकनीकी थी, तकनीकी के माध्यम से हम बगैर इंजीनियरिंग के कई काम कर पाते थे। जैसे उत्तरांचल में, उत्तराखंड में बताऊँ, एक घराट होता है, एक आटे की चक्की होती है जिसको पानी की फोर्स से चलाया जाता है। अच्छा। न कोई बिजली होती है, न कोई और इक्विपमेंट होता है, न कोई मशीनरी होती है। पानी का फोर्स जब चक्की के पार्ट पर पड़ता है, वो घूमती है, घराट घूमता है, तो आटा पिस जाता है उससे। क्या बात है। तो ऐसे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क में हमने इस तरीके के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उनको डिस्प्ले किया गया है। जैसे मणिपुर में नमक बनाते हैं वो लोग, तो नमक बनाने की प्रक्रिया वहाँ दिखाई गई है। तो आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क में जब आएंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सिंचाई करने के यंत्र लगे हुए हैं। बिहार में मखाने बनाने की जो प्रक्रिया है, मखाने कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पे लाइव आपको बना के दिखाई जाएंगी, वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क में है। उसके अलावा जो तालाब के किनारे वाली साइट है, उसमें तटी गांव, मरुग्राम दो बनी। मरुग्राम मतलब जो डेजर्ट विलेज हैं राजस्थान के आसपास, जो वहाँ का जो थार रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में जनजातीय संस्कृतियाँ विराजमान हैं, रहती हैं, उनके घर बनाए गए हैं। क्या बात है। मतलब देखा जाए तो अगर कोई पूरा भारत नहीं भ्रमण कर पा रहा है, वो मानव संग्रहालय आ जाए और 1 या 2 घंटे के टूर में उसको आसानी से जो है बहुत सारी चीजें जानने को, देखने को मिल सकती है। सही मैडम, 1-2 घंटे तो नहीं, कम से कम मतलब 3 से 4 घंटे का समय चाहिए। हाँ। आपको पूरे भारत का दर्शन मानव संग्रहालय में हो मतलब सकता है। अगर आपको देखना, जल्दी देखना है, तो पूरे भारत 3 से 4 घंटे आसानी से आप निकालिए और आप आसानी से जो है पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, अलग अलग संस्कृति को जान सकते हैं। चूंकि सर आप कल्चरल इवेंट्स में भी काम करते हैं और आप प्रभारी अधिकारी हैं प्रदर्शनी को, तो किस तरह से ये प्रदर्शनियों को लगाया जाता है? जैसे 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं, आर्ट, वीडियो, फोटोग्राफी और मॉडलिंग, तो इसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे। संग्रहालय में जो प्रदर्शनी अनुभाग है, उस प्रदर्शनी अनुभाग का, जैसा आपने बताया, मैं प्रभारी अधिकारी हूँ। उसके अंतर्गत सिने वीडियो डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, मॉडलिंग डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट काम करते हैं। और ये चारों संग्रहालय के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सब मिलके प्रदर्शनियों को डिस्प्ले करते हैं, क्यूरेटर्स के साथ सामंजस्य करके। क्यूरेटर्स के द्वारा जो थीम तय की जाती है, उस थीम के आधार पर हम प्रदर्शनी लगाते हैं। तो प्रदर्शनी में जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, उससे रिलेटेड ऑडियो वीडियो, उससे रिलेटेड पेंटिंग्स, उससे रिलेटेड मॉडल्स, कोई प्रतिकृति है, कोई डायरोमा है, ये सब मॉडलिंग सेक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। और फोटोग्राफी सेक्शन द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन डिस्प्ले की जाती है। इसके अलावा जो आर्ट सेक्शन है, उससे रिलेटेड कोई ग्राफिक है, कोई पेंटिंग है, उनको डिस्प्ले करते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। तो ये चारों डिपार्टमेंट मिलके प्रदर्शनी को डिस्प्ले करते हैं और संग्रहालय की जितनी भी अस्थायी और स्थायी प्रदर्शनी है, उनके डिस्प्ले में इस एग्जीबिशन डिवीजन का बहुत विशेष योगदान होता है। बिल्कुल सर, चूँकि हम सभी सीमा में बंधे हुए हैं और एक छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। चूँकि कई लोग जो है हमारी धरोहरें हैं, कई सारे स्मारक है, स्थलों पर जाते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। ऐसा करना किस तरह का अपराध है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विश्व धरोहर सप्ताह पर, विश्व धरोहर दिवस पर आज के दिन तो मैं सभी लोगों को जो कि दर्शनीय स्थलों में और ऐसे यूनेस्को के मोनूमेंट्स जो संरक्षित स्मारक हैं उन पर जाते हैं, न केवल संरक्षित स्मारकों को, किसी भी धरोहर को घूमने के लिए जाते हैं तो इन धरोहरों को नुकसान न पहुंचाएं, इनको संरक्षित करने का प्रयास करें। ये दंडनीय अपराध भी है। पुरातात्विक इसकी जो चीज़ें हैं उनको यदि आप डैमेज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, उसके आसपास कुछ लिख रहे हैं, कुरेद रहे हैं, ये सब दंडनीय अपराध है। इनको नहीं करना चाहिए। ये हमारी धरोहर है। हम इस धरोहर को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं और हम इसके महत्व को बताना चाहते हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस धरोहर को, इन धरोहरों को सहेज कर रखें, संरक्षित करें, इनको डॉक्यूमेंट करें और इनको कंजर्व करें और पूरे देश के सामने अगली पीढ़ी को सौंप के जाएं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बुलाने के लिए। बिल्कुल, और अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और मेरी सहयोगी प्रिया ने खास बातचीत की है साहित्यकार जीवन रजक जी से।
मिट जाएंगे वहम उसके, ऐसी उम्मीद है हमें, इसी आस में मरकर भी जिए जा रहे हैं हम। ये खूबसूरत पंक्तियां जिन्होंने लिखी हैं उनसे मुलाकात करेंगे दूरदर्शन के कार्यक्रम शख्सियत में। जी हाँ, आज की जो महत्वपूर्ण शख्सियत है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, और बता दें कि जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं वो एक कविता संग्रह है जिस किताब का नाम है अंतर्मन। उनके अंतर्मन से निकली हुई है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जीवन एस रजक साहब की, जिन्होंने रायसेन में जन्म लिया, विदिशा में पढ़ाई की, 15 से ज़्यादा विभागों में, सरकारी विभागों में काम कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा ज़िलों में भ्रमण कर चुके हैं नौकरी के चलते। और इसके अलावा उनका काफ़ी लंबा परिचय, अगर बताऊं मैं, राज्य प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, बेहतरीन कवि, लेखक, और न जाने कौन कौन सी विधाएं उनके अंदर मौजूद हैं। हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें रजक साहब के बारे में कुछ खास बातें। जी हाँ, उनका जन्म 10 मई 1979 को रायसेन मध्य प्रदेश में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में पूरी हुई और माध्यमिक शिक्षा रायसेन से पूर्ण कर उच्चतर शिक्षा हेतु विदिशा के SSL जैन कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया, जहां से साल 2000 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी साल प्री मेडिकल टेस्ट में चयनित होकर रीवा मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए प्रवेश लिया, लेकिन किसी कारणवश वे शीघ्र ही मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर चले आए। इसके बाद 2 सालों तक एक निजी शैक्षणिक संस्थान में अध्यापन का काम किया। वर्ष 2003 की बात करें तो खाद्य निरीक्षक के पद पर वे चयनित हुए। शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने स्वाध्यायी छात्र के रूप में लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री भी हासिल की। वे सिविल सेवा की तैयारी करते हुए उप पुलिस अधीक्षक, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, सीनियर ऑडिटर पदों पर भी चयनित हुए। हाल ही की बात करें यानी वर्तमान में श्री जीवन एस रजक साहब मध्य प्रदेश शासन में उप जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और उनका प्रथम काव्य संग्रह एहसास प्रकाशित हो चुका है। और अगर हम उनकी लेखनी की बात करें, कई लेख उनके प्रकाशित होते ही रहते हैं, और हाल ही में अगर युवाओं से जुड़कर उनकी लेखनी की बात की जाए तो उन्होंने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, चूंकि PSC की जो तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में एक किताब आई है जो मैं चाहूंगी कि वो खुद इसका जिक्र करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रजक साहब के। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, और बहुत सारा थैंक यू धन्यवाद सो मच। सर, बहुत बड़ा जीवन परिचय था, बहुत क्यूरियोसिटी है। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि MBBS यानी डॉक्टर बनते बनते कैसे आप प्रशासनिक सेवा में आ गए? परिचय तो बहुत बड़े बड़े भी आपने देखे होंगे, मेरा जीवन परिचय तो बहुत छोटा है उनकी तुलना में। एक्चुअली MBBS करने का या मेडिकल में जाने का मेरा कोई इरादा था नहीं। बचपन से एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा थी, लेकिन वो मैं आप कहूँगा तो आप उसको हंसेंगे, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी प्रोफेसर ने, कि तुम गधे हो, PMT पास करना है तो आसान थोड़ी है। तो वो बात बस दिमाग में एक बार सेट हुई कि नहीं अब तो करना है। तो सिलेक्शन हो गया। फिर सिलेक्शन हुआ तो पिताजी के दबाव और माताजी के दबाव, सामाजिक दबाव के कारण, क्योंकि उस समय सन 2000 में MBBS सेलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ा बात थी। तो एडमिशन लेना पड़ा, लेकिन मन नहीं लगा तो छोड़ दिया। तो फिर पिताजी बोले कि ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो, कोई इशू नहीं। कृषक परिवार में आप जन्मे, मतलब इतनी अच्छी सोच पिता की, जिन्होंने कहा कि जो मन करे वो करो। इतना ही नहीं, मैंने जब MBBS छोड़ा तो सभी लोगों ने, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिचित हो, सब ने ये कहा कि लड़का अपनी किस्मत को ठोकर मार के आया है, ये जीवन में हमेशा पछताएगा। मेरे पिता को भी समझाया लोगों ने। मेरे पिता ने कहा, मुझे भी लगा कि पिताजी मेरा बहुत मारेंगे, मुझे छोड़ के आया तो मेरा बहुत मारेंगे। वो पढ़ाई में कभी टॉलरेट नहीं करते थे। उन्होंने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, तो जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे घर का एक कबीलू भी बिक जाएगा तो भी तुझे, तेरी इच्छा को मैं पूरी करूँगा। ये मेरे पिता के शब्द हैं कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या बात है सर, वाकई हर पिता के लिए या हर माता पर अभिभावकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संदेश जो आपने दिया है कि अपने बच्चों के फैसले पर विश्वास करना चाहिए। और मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मतलब बहुत बड़ा पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं था। जस्ट 2nd डिवीजन मेरी है 10th क्लास में, सामान्य पढ़ने वाला, लेकिन उनको बड़ा भरोसा था मेरे ऊपर। भरोसा मतलब उनको लगता था कि यार ये कुछ करेगा।
और मेरे पिताजी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहे। मतलब आप सोचिए, अगर आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 70 साल की उम्र में भी अगर मेरे पीछे बाइक पे कभी बैठ के जा रहे होते हैं तो कोई आगे नहीं निकल सकता। दुनिया के पिताजी कहते हैं धीरे चला भाई, बच्चों से यही बोलेंगे धीरे चला। मेरे पिताजी बोले उसके आगे निकालिए, आगे किस जा रहा है, आगे निकालो, पीछे चलोगे तो कोई पहचान नहीं होगी। मतलब हमेशा आगे रहने की सीख दी थी। शायद कुछ सोच समझ के ही उन्होंने आपका नाम जीवन रखा होगा। शायद वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनको पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छे से पता था कि पढ़ाई के बाद, शिक्षा के बाद समाज में और जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। उन्होंने शायद अपने अनुभव से, दुनियादारी से बहुत अच्छे से, बहुत करीब से देखा था। यानी अगर मैं अगला सवाल ये रखूं आपके सामने कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्या ये कहा जाएगा कि पिता ही होंगे? माय फादर, ही इज ए सेल्फ मेड पर्सन। उन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा और उनका एक बच्चा आज आपके सामने बैठा हुआ है। ही इज माय रोल मॉडल। बिल्कुल, मतलब हम नमन करते हैं उनको। और चूंकि पिता का जिक्र हो ही गया है, खूबसूरत ये जो कविता संग्रह है अंतर्मन की हम बात कर रहे हैं, और इस अंतर्मन में कई तरह के आपके मन में जो शायद गुत्थी भी कह सकते हैं, उलझने भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी कह सकते हैं जो सवाल मैंने शुरुआत में पढ़ा था कि मिट जाएंगे वहम उनके। तो इस अंतर्मन में पिता के लिए भी कुछ लिखा गया है। मैं चाहूंगी कि क्या हमारे दर्शकों को उन्हीं आपके पिता के साथ साथ उन तमाम पिताओं के लिए शायद कुछ पंक्तियां होंगी ही? डेफिनेटली पिता के लिए तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए जरूर है जो अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं। अरे वाह, एक छोटी सी कविता मैं बेसिकली मैं आप बता दूं मैडम, मैं कोई कभी साहित्यकार नहीं हूँ। जो हृदय में आता है वो उसको मैं रूपांकित करता हूँ, तो लोगों को पसंद आता है, अच्छा है। हे पिता, लोग कहते हैं तुम नहीं रहे। हे पिता, लोग कहते हैं तुम नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, और जब आपके पिता आपके पास नहीं होते तब आपको पता चलता है कि पिता का मूल्य क्या होता है। हे पिता, लोग कहते हैं तुम नहीं रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। तुम मेरे आसपास ही हो कहीं, तुम मेरे आसपास ही हो कहीं, तुम्हारी आहट गूंज रही है कानों में, मानो मेरा हाथ पकड़कर तुम दिखा रहे हो मुझे जीवन का सही रास्ता। मानो मेरा हाथ पकड़कर तुम दिखा रहे हो मुझे जीवन का सही रास्ता। मेरा विश्वास हो तुम, जीवन आधार हो तुम। मेरा विश्वास हो तुम, जीवन आधार हो तुम। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी ना रहूँगा, सिवाय एक टूटे हुए पत्ते के, सिवाय एक टूटे हुए पत्ते के। मेरी हर सांस में तुम हो, रक्त के संचार में तुम हो। मेरी हर सांस में तुम हो, रक्त के संचार में तुम हो। ये दृष्टि भी तुम्हारी है जिससे मुझे दुनिया दिखा रहे हो तुम। ये दृष्टि भी तुम्हारी है जिससे मुझे दुनिया दिखा रहे हो तुम। जो कहते हैं तुम नहीं रहे, जो कहते हैं तुम नहीं रहे, वो नासमझ हैं कदाचित झूठे भी। वो नासमझ हैं कदाचित झूठे भी। उन्हें शायद मालूम नहीं होगा, उन्हें शायद मालूम नहीं होगा कि पिता कभी मरा नहीं करते। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा ही अक्ष हूँ, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा ही अक्ष हूँ। तभी तक हूँ जब तक तुम हो, तभी तक हूँ जब तक तुम हो। जिस दिन तुम ना रहोगे, जिस दिन तुम ना रहोगे, मेरा वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। जिस दिन तुम ना रहोगे, मेरा वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। बहुत भावनाओं से भरी कविता है, और मैं समझ सकती हूँ कि जब वो लिखी गई होगी तो पूरे के पूरा ऐसा लग रहा होगा कि वो बगल में बैठे हुए हैं और आपकी कलम चल रही है। बहुत भावनाओं वाले पल होते हैं। मैं बिल्कुल, जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे दर्शक, माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। वाकई उन्होंने दृष्टि दी, और इस सृष्टि में वो हमेशा विराजमान रहेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हो अथवा ना हो। सर, बिल्कुल शिक्षा, संस्कार, आपको ये आप, मेरे पास भी वो शब्द नहीं। जब भावनाओं की बात होती है तो मैं इस चीज़ को गहरे समझ सकती हूँ, सभी गहरे समझ सकते हैं कि तब शब्द नहीं होते जहाँ भावनाएं हावी हो जाती हैं शब्दों पर। बिल्कुल सही। ऐसे ही शब्दों का अगर हम जिक्र करें, हम माँ के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। मेरी पिता माँ का तो बिल्कुल एक प्रतिरूप हमारे साथ बैठे हुए हैं। जितना माँ का पिता का रोल होता है जीवन में, निश्चित रूप से उतना माँ का भी रोल होता है। मेरी माँ आज हैं, मेरे साथ हैं, और उन्होंने पिता के साथ कदम से कदम मिला के इस दुनिया में संघर्ष किया।
जो एक ग्रामीण स्त्री करना चाहिए, मतलब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने वो दिन देखा है जब मेरे माता पिता दूसरे खेत में काम करते थे, फिर वहाँ से गेहूं की बाली जो आती वो लेके आते थे, फिर मेरी माँ उसको हाथ से कूटती थी, फिर हाथ बारी चक्की में पीसती थी, फिर खाना बना के बच्चों को खिलाती थी। तो मेरी माँ का बहुत संघर्ष है, और मुझे लगता है कि अगर एक स्त्री का सपोर्ट, एक पत्नी का सपोर्ट अगर पति के लिए रहेगा, तभी वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है या जीवन में आगे बढ़ सकता है। मतलब आपने जहाँ आपने एक माँ को परिभाषित कर दिया ना, आपने स्त्री जीवन को भी परिभाषित कर दिया, और इस अंतर्मन में स्त्री के लिए भी लिखा गया है। हाँ, माँ के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है। तो जो आपकी मर्जी हो, या हम माँ की कविता को सुन लें या स्त्री के शब्दों को, आप जो आप कहें, स्त्री को जान लें। स्त्री को जान लेते हैं। क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें, हर साल हम महिला दिवस मनाते ही हैं, हर साल स्त्री सशक्तिकरण की बात करते ही हैं। देखिए, हमारे समाज में जो फेमिनिज्म है वो, मतलब ये मान के चलिए भारतवर्ष का जो समाज है वो लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, और युगों युगों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। कदाचित पुरुष ने स्वयं ये मान लिया है कि मैं प्रभुत्वशाली हूँ, मैं स्त्री से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और समाज में आज की डेट में दो ध्रुव खड़े हो रहे हैं, स्त्री और पुरुष। ऐसा नहीं है, स्त्री इस समाज का अभिन्न अंग है, और वो इस सृष्टि की रचयिता है, इस सृष्टि की जननी। आप सोचिए, अगर इस सृष्टि में स्त्री नहीं होती तो क्या आप सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको नहीं सोचते, हम पुरुषवादी है ना, हम नहीं सोचेंगे उस चीज़ को, हम स्त्री को कमतर आंकते, अबला। क्यों अबला भाई? वो जो आपकी, जिसने आपकी सृष्टि की, आपको जन्म दिया, आपकी रचना की, इस सृष्टि की जो रचयिता है, वो अबला कैसे हो सकते हैं? उसको लेके एक कविता है, मैं आपको सुना सकता हूँ। दो स्तंभों पर टिका है नश्वर सृष्टि का अस्तित्व। दो स्तंभ है, दो स्तंभों पर टिका है नश्वर सृष्टि का अस्तित्व, और उसका गतिमान चरित्र, एक स्त्री दूसरा पुरुष। दो ही पिलर है इस सृष्टि में जो उसको मानव जाति को चला रहे हैं। दो स्तंभों पर टिका है नश्वर सृष्टि का अस्तित्व, और उसका गतिमान चरित्र, एक स्त्री दूसरा पुरुष। दो आदि पूर्वजों में से एक माता थी, दूसरा पिता। दो आदि पूर्वजों में से एक माता थी, दूसरा पिता। दोनों समान थे, न भेद था, न पक्षपात था, न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था। उस समय तो सब बराबर ही रहा होगा, जब दो मनु और शत्रुपा रहे होंगे तो बराबर ही रहे होंगे। सृष्टि की रचना में दोनों का योगदान भी बराबर था। एक ने बीज दिया, दूसरे ने रज, तब जाके अंकुरित हुआ जीवन का सृजन, और आधारशिला रखी गई सृष्टि के अस्तित्व की। पल्लवित हुआ जीवन का विशाल बटवृक्ष, असंख्य स्त्री पुरुष बने, तब जाकर पूर्ण हुई सृष्टि की रचना। आदिम आखेटक खाना बदोश मनुष्य, जैसे जैसे शब्द होता गया, हम जब आदिम रहे होंगे, खाना बदोश रहे होंगे, तब तो सब कुछ समान रहा होगा। आदिम आखेटक खाना बदोश मनुष्य, जैसे जैसे सब होता गया, वैसे वैसे बढ़ती गई दोनों के बीच खाई, खत्म हो गई समानता, पैदा होते गए भेद, होने लगा पक्षपात स्त्रियों के साथ। पुरुष समझने लगा स्वयं को श्रेष्ठतर और स्त्रियों को निम्नतर, बलपूर्वक हत्या कर सत्ता, बन बैठा ठेकेदार, खुद का भी, समाज का भी और स्त्री का भी। स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुरुष में पैदा हो गया अहंकार, समझने लगा स्वयं को सृष्टि का रचयिता, किसी स्वघोषित परब्रह्म की तरह। समझने लगा स्वयं को सृष्टि का रचयिता, किसी स्वघोषित परब्रह्म की तरह। उसने स्त्री को बना दिया उपभोग की वस्तु, उसने स्त्री को बना दिया उपभोग की वस्तु, प्रदर्शन का छायाचित्र और वासना तृप्ति का साधन। पूरी दुनिया पर पुरुष ने स्थापित कर लिया एक अधिकार, और तय कर दिए पैमाने कि स्त्रियां कैसे जिएंगी जीवन। स्त्रियां कैसे जीवन जिएंगी ये पुरुष तय कर रहा है कि आपको कैसे जीना है। आप ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, रात में मत जाओ, दिन में मत जाओ, इससे बात मत करो। घोषित कर दिया उसने स्त्री को असूचित, और निषिद्ध कर दिया उसका प्रवेश देवीय स्थानों में। हम कई बार खबरें पढ़ते हैं कि उस मंदिर में स्त्री नहीं जा सकती, जाना वर्जित है। क्यों है भाई? घोषित कर दिया उसने स्त्री को असूचित और निषिद्ध कर दिया उसका प्रवेश देवीय स्थानों पर। सत्ताधारी बनकर भी संतुष्ट न हुआ पुरुष, अपितु उसने शुरू किया स्त्रियों का दमन चक्र। घर से लेकर सड़कों तक बर्बरता ही बर्बरता, हाहाकार, स्त्रियों का रुदन, रक्त के छींटे। डरी सहमी स्त्री परेशान उठी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। बाहरे पुरुष तू धन्य है,
वाहरे पुरुष, तू धन्य है, तू ज्ञानी है, बलशाली है, स्त्री तो अबला है, कमजोर है, अपराध किया है उसने, अपराध किया है उसने, अपराध अपनी कोख में तेरी भ्रूण यात्रा पूर्ण करने का। कौन सा अपराध किया उसने? अपराध किया है उसने अपनी कोख में तेरी भ्रूण यात्रा पूर्ण करने का, अपराध तेरे अत खुले मुख में रोज अमृत उड़ेलने का। क्षमा नहीं किया जाना चाहिए उसे, क्षमा नहीं किया जाना चाहिए उसे, निसंदेह सजा मिलनी चाहिए, निसंदेह सजा मिलनी चाहिए। तूने सही किया, तूने सही किया, सिर्फ पितृण चुकाया, पितृमोक्ष अपनाया, लेकिन अपने शास्त्रों में कोई स्थान नहीं दिया मातृ को, मातृमोक्ष को, मातृपक्ष को। सर, कैसे राज्य प्रशासनिक अधिकारी ऐसे जगह पर जहां तनावपूर्ण माहौल होता है, हर वक्त अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। नहीं, ऐसा कहाँ कहा कि सरकारी नौकरी में तनाव होता है? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, काम तोड़ है। दीजिए भ्रांति आज। हाँ, कहाँ आपका काम है। सरकार ने तो मुझे इनविटेशन नहीं दिया था नौकरी करने के लिए कि आप आइए नौकरी कीजिए, उन्होंने तो नहीं कहा था, मैं अपनी मर्जी से आया। हाँ। तो कहीं तनाव नहीं, आपको काम करने का, उसी काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि काम भी आपके खेलने कूदने की तरह है, जिससे आनंद के साथ आप खेलते कूदते, उससे आनंद के साथ आपको काम करना चाहिए। काम अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा और काम भी बहुत अच्छा होगा अगर आप प्रफुल्लता के साथ काम करें। शायद यही कारण है कि एक बहुत शॉर्ट नोटिस कहा जाना चाहिए, दूरदर्शन परिवार ने रजक साहब को याद किया और वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। और बता दें, इस वक्त स्टूडियो में जब बैठे हुए हैं तो वो दरअसल बाहर से भागते दौड़ते चले आ रहे हैं, शहर से बाहर थे। तो यही कारण है कि काम को आप एंजॉय करते हैं। हाँ, और लेखनी से प्यार करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कविताएं, आप कहते हैं कि कविताएं अनुभूति हैं आपके मन की, खुशी है आपके लिए, उत्साह है आपके लिए, जिंदगी है आपके लिए। आप ऐसा सोचते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, क्या होता है, जब एक अच्छी कविता आपकी मुकम्मल हो जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है। कविता और नौकरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हमें देखना भी चाहिए। अब अगर दूसरे पहलू के बारे में बात करें आपके, तो एक तरफ जहां आप इतनी गहराई से, इतने अंतर मन से लिखते हैं, तो वहीं आप युवाओं के बारे में भी सोचते हैं, उनके करियर के बारे में भी सोचते हैं। वो जो नई बुक आई है, मैं चाहूंगी कि आप खुद दर्शकों को बताएं कि किस तरह से लाभ उठा सकते हैं उस किताब से बच्चे। अभी नहीं, ये किताब मेरी आई है मैग्रा हिल पब्लिकेशन से। उसमें अभी पीएससी का जो हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा का जो परीक्षा होती है, उसका सिलेबस अभी चेंज किया गया कुछ 2-3 साल पहले। उसमें एक नया पेपर जोड़ा गया, नया अध्याय जोड़ा गया है, वो है इथिक्स पे। उसमें लोक प्रशासन है, मनोविज्ञान है और दर्शन शास्त्र है। मार्केट में अच्छी किताब है, मैंने रिसर्च किया, अच्छी किताब नहीं थी तो उसकी एक बुक मैंने उस पर लिखी। मेरा इंटरेस्ट का विषय, मैं दर्शन का विद्यार्थी, विज्ञान के साथ साथ मैं दर्शन का भी विद्यार्थी हूँ। तो उसमें एक नई किताब मैंने लिखी है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के नाम से। हो सकता है जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेरी किताब पसंद आए। बिल्कुल सही। तो दर्शन की तरफ कैसे, आपने कहा कि मैं दर्शन से जुड़ गया हूँ और अब गहरे जुड़ गया हूँ। देखिए, दर्शन तो आपकी आत्मा का विषय है, आपके मनोमस्तिष्क का विषय है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप उसको करना चाहिए। फिर मैंने दर्शन में मैं पीजी भी हूँ। अच्छा। और अच्छा लगता है। पीएचडी किस पर की आपने फिर? पीएचडी मैंने लोक प्रशासन में किया हुआ है। मैं लोक प्रशासन से पीछे, उसमें मैंने पीएचडी किया हुआ है। कितनी अलग अलग चीज़ों को आपने समेट लिया, ऐसा लग रहा है बहुत सारे रंग हैं जो आपने अपने जीवन में समा लिए हैं। सृष्टि में बहुत कुछ है, बहुत बहुत सारे रंग हैं। उनमें से बहुत ही क्षणिक रंग अगर मैं प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ मिल जाए तो। आपने हालांकि शुरुआत में ये बात कही थी कि आपको मज़ा नहीं आया चिकित्सा की पढ़ाई में, इसलिए आप उसको छोड़कर चले आए थे। थोड़ी आर्थिक स्थितियाँ भी वैसी रही थी। क्या कभी इस पड़ाव पर आकर लगा कि डॉक्टर बन जाता तो कैसा डॉक्टर बनता? देखिए, एक चीज़ समझिए, इतिहास कभी आप उसको दोहरा नहीं सकते, उसको वापस लेके नहीं आ सकते। जो समय निकल गया उसको आप ला नहीं सकते। जो मैंने छोड़ दिया है वो अच्छा है बुरा है, मैं कभी उसके बारे में नहीं सोचता। अब मैं अगर सोच भी लूँगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ही ना होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। ईश्वर ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया। मतलब मैं आज ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ कि जितनी मेरी कहना चाहिए जितनी मेरी औकात नहीं है, उससे कई गुना ईश्वर ने मुझे आज दिया। जो एक मजदूर का लड़का अगर आज यहाँ आपके सामने बैठा है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। उसने मुझे जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं आज बिल्कुल सबके सामने इस चीज़ को बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँ, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं उसका बहुत शुक्रिया हूँ।
बिल्कुल सर, ये आप चूंकि मानते हैं इस बात को, इसलिए ईश्वर का मतलब कहा जाए वो प्रकृति आपके साथ है। आपने जिस चीज़ को ठाना वो किया आपने, और आप खुश हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है हमारे सभी दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए, महिलाओं के लिए भी, परिवार के हर सदस्य के लिए, कि अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ की इच्छा की जाए, पूरे मन से उस काम को किया जाए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी के लिए किया जाने वाले काम में ही आपको सफलता भी मिलती है और खुशी तो मिलती ही है। आपने एक लाइन कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पढ़ा है आपके लेख में, कि मनुष्य मनुष्य ना होकर सब कुछ है। बहुत गहरी बात है सर ये। देखिए, इस दुनिया में मनुष्य होना सबसे बड़ी प्राथमिकता का काम है। सरल होना सबसे कठिन काम है आज की डेट में। हम सब कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमसे मतलब मानव जाति की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे, समाज भी महसूस करता होगा, हम मनुष्यता को छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर वो आज से 25 साल पहले के सामाजिक जीवन में और आज के सामाजिक जीवन में बहुत सारा अंतर दिखाई देता है जी। हम जिस तरह की खबरें हम अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि इससे अच्छे तो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं। मतलब आप मनुष्य इस तरह की हरकतें करने लगा है कि वो आप उसको मनुष्य की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। कैसे? अभी कुछ दिन पहले कोई दिल्ली में एक श्रद्धा कांड हुआ था। आप सोच सकते हैं कि क्या एक मानव जिसके अंदर एक संवेदनशीलता है, एक भावनात्मकता है, वो ऐसा कृत्य कर सकता है? तो हम मनुष्य, और हमारे आसपास भी हम मनुष्य कदाचित होने की स्थिति में आज की डेट में है नहीं। तो मेरा ये है कि सबसे पहले मनुष्य बनिए, सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए। मैं कहता भी हूँ कि ना गरीब होना चाहिए, ना धनवान होना चाहिए, इंसान को सबसे पहले इंसान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस यही एक लाइन भूल जाते हैं लोग, बाकी सब कर रहे हैं। देखिए मैडम, क्या है, ये जो हम यहाँ इस मृत्युलोक में है, इस सृष्टि में है, हम यहाँ लीज पे है। लीज भी हमारी कलेक्टर साहब लीज करते हैं ना, 30 साल की, 90 साल की, वो तो फिक्स है कि 90 साल तक वो जमीन आपकी है। लेकिन यहाँ तो हमारी लीज ऊपर वाले के हाथ में, वो जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है। हम यहाँ शाश्वत नहीं है, पट्टे पे है, स्थायी पता नहीं है हमारा। एडिशनल कलेक्टर साहब ने ये समझाया मुझे, मतलब आपके अगर पद के साथ इस शब्द को जोड़ दिया जाए तो। सर, वो 4 पंक्तियों का भी हम जिक्र कर ही लेते हैं, जिसको लेकर आपने, जो लोगों में संशय बरकरार है, और आपने शायद उस पर भी काम किया, उसको भी समझाने की कोशिश की। वो 4 पंक्तियां जो रामचरितमानस से जुड़ी हुई, एक चौपाई जिसने दुहाई दुहाई मचा रखी है। देखिए, आजकल पूरे देश में विवाद चल रहा है कि वो एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी। बड़ा संवेदनशील विषय है, लेकिन मैं इस पर, अब आपने पूछा है तो मैं उसको बोलना पड़ेगा। एक्चुअली लोग इस चीज़ को बेसिकली समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्होंने बस ये मान लिया कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूद्रों को और स्त्रियों को हमेशा दंड का ही अधिकार है, उनको दंड हमेशा मिलना चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? देखिए, इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। किसी भी व्यक्ति को 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 15वीं सदी 16वीं सदी में लिखी, अवधी भाषा में लिखी। तुलसीदास जी को कहा जाता है कि संत आदमी थे और उनको ईश्वरीय दर्शन प्राप्त हुए थे, ऐसा हम पढ़ते भी हैं और ऐसा सुनते भी हैं। आप ये समझिए, एक व्यक्ति एक महाकाव्य लिख रहा है, एक धार्मिक महाकाव्य लिख रहा है, उस पूरे महाकाव्य में एक लाइन ऐसी डालेगा क्या जिससे कि भारतवर्ष का पूरा स्त्री समुदाय और पूरा शूद्र समुदाय उसके अगेंस्ट में हो जाए? समझने की बात है। ऐसी गलती करेगा क्या? वो नहीं कर, इतने बुद्धिमान तो रहे होंगे तुलसीदास जी। दूसरी बात, उसमें आया, आपको पढ़ेंगे, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब 2 कंट्रोवर्सी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं इनको मारना चाहिए, ढोर गवार शूद्र और स्त्री सबको इनको पीटना चाहिए, इनको दंड का अधिकार है। एक बात बताइए, मार खाना किसी का अधिकार हो सकता है? संविधान हमें अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, वो अधिकार समझ में आता है। मार खाना, मैं शूद्र हूं मान के चलिए, तो मैं मार खाना मेरा अधिकार है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कंट्रोवर्शियल शब्द है। तीसरी बात, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, हिंदी शुद्ध हिंदी में नहीं। अवधी भाषा आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आज की परिपक्व हिंदी है उसकी तुलना में उसमें कम व्याकरणीय शुद्धता थी, और उसमें बहुत सारी जगह तुलसीदास जी ने बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो हम मुश्किल काम करने के लिए पैदा हुए हैं, यही सोच के आगे बढ़ेंगे, आज ये वादा देते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। जुड़े रहिए दूरदर्शन के हर कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।
तो ये थी हमारी सहयोगी प्रिया, जिन्होंने खास बातचीत की साहित्यकार जीवन रजक जी से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन किस्से, बेहतरीन बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी पोइट्रीज अपने साथ शेयर की, और काफ़ी अच्छा लगा इनकी बातें जान के, इनकी जर्नी जान के। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।